सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। और मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं एएसओ हूँ बिहार सचिवालय में। और मैं इसी न्यू बैच से मेरी सिलेक्शन हुई है। और मैं अभी बायोलॉजी का सीरीज चला रहा हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने लगभग आधी बायोलॉजी ख़त्म कर दी है। और आज का टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र, जिसमें हम लोग सिस्टम ऑफ बोन्स यानी कि हड्डियों के तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, हड्डी के बारे में जानते हैं। अब देखिए कुछ रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। ठीक है, 206 हड्डियां हैं। लेकिन बच्चों में 300 से ज़्यादा होती है। 300 से ज़्यादा हड्डियां होती है। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों में क्या होती है कि कुछ हड्डियां ज़्यादा होती है जो उस समय अलग रहती है, लेकिन बाद में वो जुड़ के एक हड्डी बड़ी हड्डी हो जाती है। इसलिए कुछ हड्डियां, दो हड्डी मिलके एक बना दिया, कहीं पे तीन हड्डी मिलके एक हड्डी हो गया। तो हड्डियों की संख्या कम हो जाती है और 300 से ज़्यादा रहती है बचपन में, शिशु अवस्था में। और वो बाद में बड़ा होकर 206 हड्डी बचती है। तो हम लोग को 300 प्लस वाला याद नहीं रखना है, हम लोग को याद रखना है 206। हमारे शरीर में, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। आगे, सबसे मजबूत हड्डी होती है मैंडिबल, जो कि जबड़े की हड्डी होती है, मैंडिबल। ठीक है। और शरीर की सबसे छोटी और सबसे मुलायम हड्डी, चाहे आपसे छोटा पूछे चाहे आपसे मुलायम पूछे, दोनों का एक ही आंसर होगा, स्टेपीज। स्टेपीज कान की हड्डी होती है, कान की हड्डी। ठीक है, कान में तीन हड्डी होती है कान में, उसमें एक स्टेपीज भी है। तीन हड्डी नहीं, तीन पेयर, तीन पेयर हड्डी होती है, यानी कि छह हड्डी होती है कान में, जिसमें से एक पेयर स्टेपीज, यानी कि दोनों कान में एक एक। ठीक है, ये सबसे छोटी और सबसे मुलायम हड्डी है। आगे, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर है, जो कि हमारे जांग की हड्डी है। फीमर जो हमारे जांग की हड्डी है। तो चलिए हड्डी के बारे में देख लेते, थोड़ा मांसपेशियों के बारे में देख लेते हैं। हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या जो है 639 है। इसको, इस नंबर को याद रखिएगा, 639। और आपसे पूछेगा कि हमारा जो मांसपेशी है वो किसका बना होता है, तो वो प्रोटीन का बना होता है, जिसका नाम है एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन का बना होता है। आगे आते हैं, सबसे बड़ा मसल, सबसे बड़ा मसल है ग्लूटस मैक्सिमस, जो हमारे हिप का मसल है। सबसे बड़ा मसल है, इससे बड़ा कोई मसल नहीं। ठीक है। सबसे छोटा मसल स्टेपीडियस, कान का, जैसे यहाँ पे स्टेपीज है ना, वैसे स्टेपीडियस है, कान का ही है। दोनों मसल सबसे छोटा है। ये हड्डी सबसे छोटा स्टेपीज, और मसल सबसे छोटा स्टेपीडियस, उसी में स्टेपीडियस जुड़ गया वर्ड। ईयर दोनों कान का है, ये भी कान का है, यहाँ भी लिख देते हैं। ये कान का हड्डी है और वो कान की मांसपेशियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबा मसल, ये सबसे लार्जेस्ट मसल और सबसे लंबा मसल में अंतर है। सबसे लॉन्गेस्ट मसल का बात करें तो सैटोरियस, और ये थाई का होता है, हमारा थाई का सबसे लंबा होता है। ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, सबसे स्ट्रॉन्ग मसल का बात करें तो हमारा टंग है, सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है। स्टडी ऑफ बोन्स क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और बोन्स जो है वो किस कोशिका से बने होते हैं? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे किस सेल से बने होते हैं, तो सेल का नाम है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स। तो ये था आपका एमसीक्यू, जो बार बार इस चैप्टर से एमसीक्यू पूछता है। ठीक है। और डिटेल में पढ़ेंगे, जो अगर डिटेल में क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। वो तो बस ऐसे ही आपका स्टार्टिंग था, है ना, स्टार्टर था वो। ठीक है, अब मेन जो हम लोग खाना यहाँ पर खाएंगे। चलिए आगे। स्टडी ऑफ बोन्स को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, और ये किस सेल से बना होता है? ऑस्टियोसाइट्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑस्टियोसाइट्स से नामक सेल से बना होता है। आगे इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन, इसका काम क्या है? फंक्शन यानी कि काम। इसका काम है बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। अगर हमारे शरीर में हड्डी ना हो तो हमारा शरीर लचीला हो जाएगा, झुक जाएगा, चल नहीं पाएंगे, स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। देखते हैं बूढ़े लोगों की हड्डी अगर कमजोर हो जाती, लचीली हो जाती, झुक जाते हैं वो लोग। ठीक है, ये हमारा मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, मूवमेंट। अगर हड्डी ना हो तो मूव नहीं कर पाएंगे। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट, नहीं तो गिर जाएंगे। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण में हेल्प करता है। चलिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसके निर्माण में हेल्प करता है। कैसे?
ये इसका निर्माण ही होता है बोन मैरो से। बोन मैरो, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा यानी कि हड्डियों के बीच में जो खोखला सा जगह आप देखते हैं वहां पर एक लिक्विड होती है ना, जिसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। वो उसके द्वारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है और ये एंटीबॉडीज का भी निर्माण करती है। तो ऑब्वियस सा बात है, डब्ल्यूबीसी ही बनाती है एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो एंटीबॉडी का भी निर्माण करती है। ठीक है, फंक्शन देख लिए। अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटन। कंकाल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के कंकाल होते हैं। ठीक, एक इंडोस्केलेटन, एक एक्सोस्केलेटन और एक इंडोस्केलेटन। आप समझ लिए वर्ड एक्सो, एक्सो का मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर का, बाहर निकलना, बाह्य कंकाल। और इंडो का मतलब हो गया इंट्री, इन करना, आई एन इन, इन। यहाँ पे क्या है? एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट। और इंडो मतलब इन, यही कोड वर्ड याद रखिए। ठीक है, तो एग्जिट मतलब बाहर निकलना यानी कि बाहर का कंकाल, और ये अंतः, इन मतलब अंदर जाना यानी कि अंतः कंकाल। ठीक, तो यह शरीर के आउटर पार्ट में पाया जाता है, बाह्य कंकाल। ठीक है, और बाह्य कंकाल का बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका हेयर, नेल, ये बाह्य कंकाल है। हेयर, नेल भी एक आपका बाह्य कंकाल है। और इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, केरोटीन। ठीक है, नाखून में और बाल में केरोटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। स्टडी ऑफ हेयर का बात करें तो स्टडी ऑफ हेयर होता है ट्राइकोलॉजी, ट्राइकोलॉजी। ठीक है, हेयर और नेल ऐसे चीज हैं जो मृत्यु के बाद भी बढ़ते हैं, यानी कि अगर आदमी मर जाता है, मरने के बाद भी वो बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, मरने के बाद भी। आगे इंडोस्केलेटन, अंतः कंकाल। अंतः कंकाल का बात करें तो ये हमारे बॉडी के इनर पार्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक, और अगर एक वयस्क व्यक्ति का बात करें तो उसमें 206 हड्डियां होती हैं। और अगर एक बेबी का बात करें, शिशु का बात करें, तो 300 से ज्यादा हड्डियां होती है, 300 प्लस। बताए थे कि बहुत हड्डियां जुड़कर, है ना, जुड़ जाती है। बच्चों के डेवलपमेंट के साथ कई बोन्स जुड़ते हैं और जुड़ने से हड्डियां कम हो जाती है, यानी कि 206 बचती है। आपसे पूछेगा एग्जाम में, एक वयस्क में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। अब देखिए इंडोस्केलेटन का बात करें, अंदर का कंकाल, ये तो हेयर और नेल बाहर का कंकाल हो गया। अंदर का कंकाल का बात करें तो वो 206 है। और वो 206 कैसे है वो देखेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सियल बोन्स और एक एपेंडिक्यूलर बोन्स। नाम याद रखिएगा जरूर, एक्सियल बोन्स और एपेंडिक्यूलर बोन्स। ठीक है, एक्सियल बोन जो हमारे मिडिल पार्ट में, जैसे हम मान लीजिए कि आपका बोन मैरो है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये सब एक्सियल पार्ट से जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? आपका एक्सियल बोन्स। और इनकी संख्या कितनी होती है? 80। इनकी संख्या होती है 80। ठीक है, इनकी संख्या होती है 80। और ये शरीर के मिडिल पार्ट में पाए जाते हैं, प्रोवाइडेड एक्सिस। ठीक है, और जो एपेंडिकुलर बोन्स है, ये बॉडी, ये बोन्स बॉडी के मिडिल पार्ट से अटैच्ड होते हैं। मिडिल पार्ट में जो पाया जाएगा, मिडिल में जो पाया जाएगा वो होगा एक्सियल बोन, लेकिन मिडिल पार्ट से अटैच होगा वो होगा एपेंडिकुलर बोन्स। ठीक है, ये मिडिल पार्ट हो गया और ये मिडिल पार्ट से अटैच्ड हो गया। ठीक, और इनकी संख्या होती है 126। ठीक है, 126। जब आप 80 और 126 को जोड़िएगा, आपका 206 हो जाएगा। ठीक, अब इसी 80 को डिवाइड करेंगे इस 4 में। ठीक, आपको एक एक चीज याद रखना है, जुड़े रहिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं ये एक्सियल बोन्स की। एक्सियल बोन्स सबसे पहले स्कल में, खोपड़ी में होता है। खोपड़ी में 29 होता है, 29। ठीक है, खोपड़ी में 29। वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड, इसको मेरुदंड बोलते हैं। ये जिग जैग बोन है, ऐसे 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 होता है। ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे ऐसे करके होता है। इसका फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वर्टिब्रल कॉलम में होता है आपका 26 वयस्क में, और बच्चा में 33 होता है, बेबी में 33 बताया था। फिर 33 जुड़ के आपका 26 हो जाएगा। जब बड़ा होगा तो वो 26 हो जाएगा। आपको 26 मेनली याद रखना है। 33 भी होता है, 33 भी आपसे एग्जाम में पूछ देगा, तो आपको 33 भी मांगना, जो ऑप्शन में 26 या 33 आपको वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक चीज और हम लोग पढ़े थे कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वहां पर कितनी नर्व्स पाई जाती है, नर्व्स हम बताए थे 31। उसी में दो जुड़ जाता है तो 33 हो जाता है। ठीक, रिब्स का बात करें तो 24 होता है, यानी कि 12 पेयर।
और स्टर्नम उरोस्थी का बात करें तो ये एक होता है, मात्र एक होता है। ठीक, स्टर्नम सिर्फ एक होता है। चलिए, तो इस चारों को पहले हम लोग फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं स्कल में। यहाँ देखिए, स्कल में आपका 29 है। ठीक है। इस 29 को कैसे डिवाइड किया गया है? सबसे पहले क्रेनियम, क्रेनियम यानी कि कपाल, ऊपर वाला पोर्शन, माथे के ऊपर वाला पोर्शन, उसमें 8 हड्डियां होती है। कपाल में कितनी हड्डियां होंगी? 8 हड्डी। फिर फेशियल, फेस पे होगा 14 हड्डी। ईयर बोन्स, कान पे होगा 6, या इसी को 6 को बोल देता है 3 पेयर, 3 पेयर, 3 जोड़ा। ठीक है। और हायोइड एक, हायोइड होता है एक। तो इस चारों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखें एक्सियल बोन में, ये चारों हुआ, ये चारों हुआ। अब स्कल में 4 गो है। ये 29 को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। क्रेनियम, क्रेनियम यानी कि कपाल 8 गो, फेशियल 14 गो, ईयर बोन 6 गो और हायोइड 1 गो। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ समझिए, ये आपका कपाल है। यहाँ पर ये इतना दूर का फोटो, ये आपका कपाल दिया हुआ। इधर साइड अभी नहीं देखना है, पहले इस कपाल के बारे में समझिए, इसमें बहुत नॉलेज मिलेगा। कपाल में आपका 8 बोन होता है, 8 हड्डी होता है। यहाँ पढ़ चुके हैं कपाल में 8 हड्डी होता है, इसके बारे में पहले देखते हैं। कौन कौन होता है 8 हड्डी? देखिए यहाँ से, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक। और ये आपका देखिए, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, और ये नेसल 8, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 2 और हड्डी होते हैं 8। ठीक है, यानी कि कपाल में टोटल 8 बोन्स होता है। सॉरी, हम गलती बता दिए। 8 कैसे होगा? देखिए, फ्रंटल सबसे पहले समझिए, सबसे पहला यहाँ से, पहला यहाँ से स्टार्ट कीजिए। फ्रंटल, फ्रंटल आपका 1 होगा। टेम्पोरल 2 होगा, यहाँ 2 काउंट कीजिए। ये जो येलो कलर वाला दिख रहा है ना, येलो कलर वाला, इतना ही है आपका क्रेनियम बोन्स। यानी कि टेम्पोरल आपका 2 होगा, ऑसिपिटल आपका 1 होगा, पेरिटल आपका 2 होगा, फ्रंटल आपका 1 होगा, स्फेनॉइड आपका 1 होगा, और इथमॉइड आपका 1 होगा। ये इतना दूर का है आपका, सॉरी ये इसको मत लीजिएगा, इतना दूर का, इतना दूर का हो गया आपका 8 बोन्स। ये आपका स्कल का हो गया। इस 8 बोन्स में से 4 लोब भी डिवाइड किया गया। लोब, ब्रेन में जब हम लोग ब्रेन पढ़े थे उस समय हम लोग को लोब पढ़ना चाहिए था, लेकिन वो छूट गया था, उसको मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया। जैसे यहाँ पर आपका फ्रंटल हड्डी है ना, बोन्स, इस फ्रंटल हड्डी के पास यहीं पर एक लोब होता है, लोब, जिसको हम लोग कौन सा लोब बोलते हैं? फ्रंटल लोब। ठीक। उसी तरह, उसी तरह आपका पेरिटल लोब, यहाँ देखिए आपको क्या दिखा रहा है? पेरिटल लोब, पेरिटल लोब। तो ये पेरिटल जो हड्डी है, इतना यहाँ से, यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा पेरिटल, इतना दूर। तो ये सबसे बड़ा है, देखिए हम लिख दिए लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट, ये पेरिटल लार्जेस्ट हो गया। ठीक है। और पेरिटल बोन में ही पाया जाता है पेरिटल लोब। उसी तरह यहाँ पर है आपका टेम्पोरल, ये देखिए टेम्पोरल, यहाँ पर है टेम्पोरल, यहाँ से पूरा यहाँ तक टेम्पोरल, टेम्पोरल हड्डी है, इसी में होता है टेम्पोरल लोब। ठीक है। और यहाँ पर है आपका ऑसिपिटल हड्डी, इसी में होता है आपका ऑसिपिटल लोब। तो ये 4 लोब जो है वो ब्रेन में, वो उस चैप्टर में छूट गया था, इसलिए मैंने यहाँ करवा दिया है। ठीक, अब ये समझिए सबका एक एक करके यूज। फ्रंटल का बात करें, आपको इसमें याद रखना है रीजनिंग, इमोशन, लैंग्वेज और एसटीएम, शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, ये दोनों आपका फ्रंटल लोब में आता है। आपसे पूछे जो रीजनिंग एबिलिटी होता है मेल्स या फीमेल्स या ह्यूमन का, वो रीजनिंग एबिलिटी जो है आता है, वो डेवलप होता है, वो किस लोब से होता है? फ्रंटल लोब से। जिसका फ्रंटल लोब अच्छा होगा उसकी रीजनिंग एबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी, इमोशनली उतना ही वो एक्टिव होगा, लैंग्वेज उतना ही अच्छा होगा, ज़्यादा लैंग्वेज में पकड़ होगी, और शॉर्ट टर्म मेमोरी उतनी ही अच्छी होगी। हम बताए थे पहले ही, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कौन कन्वर्ट करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। पिछला चैप्टर में बताए थे न्यूरोट्रांसमीटर। और यही अगर शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाए तो हम लोग को कौन सा बीमारी हो जाता है? हम लोग को हो जाता है जिसमें यादाश्त की कमी हो जाती है, यादाश्त की कमी हो जाती है, अल्जीरिया, हाँ, अल्जाइमर, अल्जाइमर नामक रोग हो जाता है, अल्जाइमर रोग हो जाता है। ठीक, याददाश्त की कमी हो जाती है, क्यों हो जाती है? वही न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण। तो उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को याद रखने के लिए फ्रंटल लोब्स होता है। अब आते हैं पेरिटल लोब्स। पेरिटल लोब में क्या होगा? ये लार्जेस्ट लोब है, सबसे बड़ा एरिया इसका देखिए यहाँ पे है। और ये किस में यूज होगा? टच,
छूने में, आप टच करते हैं तो जो आपको फीलिंग आता है वो आता है पेरिटल लोब की वजह से। टेस्ट, स्वाद, जब आपको स्वाद आता है, स्वाद दोनों में आता है याद रखिएगा। टेस्ट जो है आपका टेम्पोरल में भी आता है, पेरिटल में भी आता है, ठीक है। टेम्पोरल में भी आता है और पेरिटल में भी आता है। अंतर क्या है दोनों में, ये नॉर्मली जब आप खाना खाते हैं उस समय जो आपका स्वाद आ रहा है वो पेरिटल लोब में है। लेकिन जब आप स्मेल ले रहे हैं, देखिएगा कभी कभी आपको कभी स्मेल लीजिएगा ना तो मुंह में उसका भी टेस्ट चला जाता है, ठीक है। तो स्मेल लेने समय में जो टेस्ट जाता है वो हो जाएगा टेम्पोरल लोब। यानी कि आपसे अगर टेस्ट का बात करें तो आपको पेरिटल ही मारना है, स्मेल का बात करें तो आपको टेम्पोरल मारना है। साउंड, सुनने का, हियरिंग, हियरिंग अगर सुनने का बात करें कि आप सुन रहे हैं तो वो भी टेम्पोरल में हो जाएगा। इसको ऐसे याद रखिए, सूंघना और सुनना। देखिए याद रखिए, ये हो गया आपका सूंघना, ये सुनना, यानी कि सुनना और सूंघना दोनों हो जाएगा टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब में, ठीक है। और मेमोरी स्टोरेज इसी में आता है और कम्युनिकेशन भी इसी में आता है। कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा टेम्पोरल लोब की वजह से। देखने के लिए आपका ऑसिपिटल लोब, ठीक। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ऑसिपिटल लोब किससे संबंधित है, आप मार दीजिएगा देखने के लिए। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा किससे संबंधित है, तो ब्रेन का पार्ट है, एक लोब है वो, ठीक। और वो कहाँ होता है ऑसिपिटल लोब, यहाँ पर होता है, इस पोजिशन निचले पार्ट पे, ठीक। अच्छा तो ये आपका हो गया। तो क्रेनियम आपका 8 खत्म। अब फेशियल 14 है। फेशियल 14, देखिए फेशियल जो येलो यहाँ से यहाँ तक जितना येलो था, येलो कलर में जो लिखा हुआ था, देखिए ये आपका येलो में है, ये येलो में है, वो आपका था क्रेनियम बोन्स। लेकिन ये जो आपका पिंक कलर दिख रहा है ये आपका है फेशियल बोन्स, ठीक है। यहाँ पर ये आपका ऐसे करके जो दिखाया गया ये फेशियल बोन्स है। फेशियल बोन्स में आपको सारा तो नहीं बताया गया, वही बताया गया जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। जिगोमेटिक, जिगोमेटिक बोन्स 2 होता है। नेसल, नेसल बोन्स आपका 2 होता है, ठीक। नेसल जो कि नाक के पास होता है, ठीक है। लैक्रिमल, लैक्रिमल बोन आपका 2 होता है। आप यही याद रखिएगा, यहाँ पर आपका लैक्रिमल एकदम आंख के पास है और लैक्रिमल बोन्स के पीछे होता है लैक्रिमल ग्लैंड। क्या होता है, लैक्रिमल ग्लैंड, यानी कि लैक्रिमल ग्रंथि, ठीक। और ये लैक्रिमल ग्लैंड क्या करता है, आंसू निकालने के लिए यही यूजफुल है, आंसू निकालने के लिए फेमस है। यानी कि आपसे पूछे कि हमारे शरीर में किस ग्रंथि से आंसू निकलता है तो लैक्रिमल ग्लैंड, हमारे आंख के पास होता है लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक। और इसी लैक्रिमल ग्लैंड के आगे एक हड्डी होता है आंख के पास, यहाँ आंख के चारों ओर जो हड्डी दिखता है आपको, आंख के चारों ओर छू के देखिए ना, आंख के चारों ओर छूइएगा तो आपको हड्डी दिखेगा, वो होता है लैक्रिमल बोन। तो लैक्रिमल लैक्रिमल बोन के पीछे हो गया लैक्रिमल ग्लैंड जो आंसू निकालने में हेल्प करता है। तो यहाँ आपका दोनों क्वेश्चन हो गया। अगला मैक्सिला, मैक्सिला आपका देखिए दांत के ऊपर, ऊपर में जो आपको दिख रहा है बोन्स, दांत है, दांत के ऊपर एक बोन भी है, हड्डी भी है, उस हड्डी से दांत जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे मैक्सिला, ठीक, मैक्सिला, ठीक। और यहाँ पर ये देखिए जबड़ा, ये जबड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जबड़ा है, जबड़े की हड्डी, मैंडिबल, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। ये आपसे पूछता है कि सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की है, जबड़े की। तो आपका देखिए फेस में आपका कुछ छूट गया है, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9, हम लोग पढ़े हैं कितना 14। तो 14 में 9 बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी को पढ़े हैं, सबको नहीं पढ़ना है, ठीक। ईयर बोन्स के बारे में देखते हैं। ईयर बोन्स 3 पेयर होता है, 3 पेयर यानी कि 6, जो बोलिए 3 पेयर यानी कि 3 गुने 2, एक पेयर में 2 होता है 6, ईयर बोन्स 6 6 हो गया। अब कौन कौन है देखिए यहाँ देख लेते हैं। ईयर बोन्स देखिए यहाँ दिख रहा है ना, ईयर बोन्स, ईयर बोन्स आपका कौन होगा, इनकस, मेलियस और स्टेपीज। इनकस, मेलियस, स्टेपीज, ये एक कान में एक, दूसरे कान में एक, सॉरी कान नहीं मतलब एक कान में ये तीनों एक एक होगा, एक एक एक, तो दोनों कान में देखेंगे तो 2 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 2 6, यानी कि सब सब एक एक रहेगा दोनों कान में। इनकस भी एक, मेलियस भी एक, स्टेपीज भी एक, दूसरे कान में भी वही होगा, 3 दूनी 6। आपका ईयर बोन सही होता है, इनकस, मेलियस, स्टेपीज, इनकस, मेलियस, स्टेपीज। रिपीट मारिए, बार बार बोलिए, याद हो जाएगा आपको। और ये तो हम बता दिए फेशियल बोन्स, नोज, लैक्रिमल बोन, आपका क्या बोलते हैं, ये टोटल आपका 14 होता है फेशियल बोन, जिसमें से 2 2 4 यहाँ बताया गया और कुछ फिगर में है। फिगर में है आपका नेजल 2 होता है, लैक्रिमल आपका 2 होता है,
ठीक है, तो कुछ फिगर में है और कुछ आपको वहां पे लिखा हुआ है, तो उस दोनों को मिला के चलना है। आगे हायोइड। हायोइड आपका एक होता है, देखिए हायोइड कहाँ होता है, फिगर में दिखा देते हैं, यहाँ पर होगा हायोइड। अगर हम यहाँ फोटो बना दें तो जस्ट आपका यहाँ पर होगा, ब्रेन के जस्ट नीचे यहाँ होता है आपका हायोइड। हायोइड स्पेलिंग क्या है इसका, HYOIDE, हायोइड। ये सिर्फ एक होता है, इस हड्डी की संख्या सिर्फ एक है, और ये इंडिपेंडेंट होता है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता है। देखिए आप गर्दन चारों ओर घुमा रहे हैं ना, इसी हड्डी के चारों ओर घुमा रहे हैं। हायोइड, हायोइड जो है ये हमारे शरीर का एकमात्र इंडिपेंडेंट बोन है, ठीक है, क्योंकि यह किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं रहता, बताए थे, एकमात्र ऐसा बोन है जो किसी से भी अटैच नहीं रहता। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा बोन है जो किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं होगा, तो वो हो जाएगा हायोइड। यह ब्रेन के निचले भाग में पाया जाता है, पहले ही फोटो में बता दिया आपको, ब्रेन के निचले भाग में यहाँ पर पाया जाए, या फिर हो सकता है यहाँ पाया जाए, एग्जैक्ट लोकेशन तो फिगर में बता पाना मुश्किल है, लेकिन आप अंदाजा लगा लीजिए कि ब्रेन कपाल के जस्ट नीचे, मुंडी घुमाने में आपका हेल्प करेगा ये। ठीक, चलिए आपका, तो ये आपका स्कल टोटल कंप्लीट हो गया 29, स्कल आपका 29 कंप्लीट हो गया। तो स्कल आपका 29 कंप्लीट हो गया, क्रेनियम भी हो गया 8, फेशियल भी हो गया, ईयर भी हो गया और हाइयोइड भी हो गया। अब आते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम वयस्क में 36 होता है, बेबी में 33 होता है। तो बेबी वाला देख लेते हैं, वयस्क तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, बेबी वाला देखते हैं, चलिए ये आपका बेबी वाला है, बेबी में 33 बोन्स होता है। यहाँ से देखिए हम बताए थे जिग जैग इसका होता है, जिग जैग होता है। तो कौन कौन होगा, सबसे पहले ऊपर में होगा आपका, ऊपर में होगा आपका सर्विकल, सर्विकल होगा 7 गो। देखिए कैसे स्टार्ट होगा यहाँ पे, C1 C2 ऐसे करते करते यहाँ पर आपका C3 C4, देखिए C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, लास्ट वाला होगा C7, यानी कि 7 सर्विकल होगा। सर्विकल कितना हो गया, 7। ठीक, उसके बाद 12 जो है आपका थोरेसिक होगा, थोरेसिक, ठीक है, गर्दन के पास होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, इसको इधर लिख देते हैं T1, यहाँ पर क्या होगा T2, ये हो जाएगा T3, ऐसे करते करते आपका लास्ट ये वाला होगा, ये वाला, ये T12, ये हो जाएगा आपका T12। ठीक, तो थोड़ाइक आपका हो गया, ये आपका हो गया सर्विकल, आपका हो गया 7, और थोड़ासिक हो गया आपका 12, थोड़ासिक हो गया 12। अब आते हैं अगला, अगला आपका लंबर, लंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, L1 L2 ऐसे करते करते L3 L4 L5, L1 L2 L3 L4 L5, 5 होगा लंबर आपका, 5 होगा, कितना होगा लंबर 5, यानी कि लंबर हो गया आपका 5। अगला सैक्रल, सैक्रल आपका 5 होगा, 1 2 3 4 5, S1 से लेके S5 तक। और ये जो कॉकिजियल है ये आपका क्या होगा, 4 होगा, C1 C2 ऐसे करते करते C1 से लेके C4 तक होगा, यानी कि C1 C2 C3 C4। बच्चा में क्या होता है, ये बच्चा में टोटल 33 हो गया। इसको आपको याद अगर करना है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, C7 T12 L5 H5 C4। C7 यानी कि सर्विकल 7, T12 यानी कि थोरेसिक 12, L5 यानी कि लंबर 5, H5 यानी कि सैक्रल 5, और C4 यानी कि कॉकिजियल 4। अब यही क्या होगा, C4 की जगह C1 हो जाएगा, ये सारा हड्डी मिल जाएगा, एक हो जाएगा। वयस्क, वयस्क के केस में, वयस्क में क्या होगा, आपका सारा हड्डी मिल जाएगा। ठीक, और ये सैक्रल भी मिल जाता है, सैक्रल भी मिल जाता है, एक ही बचेगा। तो 4 4 8 कम हो गया, तो 38 में से 8 घटा दिए तो कितना हो गया, 38 में से 8 घटा दिए तो आपका हो गया 26। 38 में से 8 घटा दिए तो कितना हो गया, 38 में था, सॉरी 33 था ना, तो 33 में से 8 घटाएं कितना हो गया, 27 हो गया ना, नहीं 25 हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ पर कोई बोन ऐसा होता होगा, या शायद ये सैक्रल 2 होता है और कॉकिसियल 1 होता है। आप देख लीजिएगा एक बार इसको कि ये वयस्क में क्या होता है। वयस्क में ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला बेबी के लिए है, बेबी के लिए, ठीक है। वयस्क के लिए दूसरा फॉर्मूला, वयस्क के लिए फॉर्मूला आपका C7 होगा ही, T12 होगा ही, L5 होगा ही, HC, इस दोनों का देखना, H नहीं S होगा यहाँ पे, सॉरी H लिख दिया है मैंने, एस होगा, एस यहाँ एस कर लीजिए, सैक्रल है ना, सैक्रल 5, सैक्रल 5, ठीक है,
सैक्रल 5 एस कर लीजिए यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखिएगा, आपको सारा जितना भी आपका वर्टिब्रल कॉलम का है वो आपका याद हो जाएगा। तो आपका चलिए यहाँ पर स्कल भी हो गया, वर्टिब्रल कॉलम भी हो गया। अब रिब्स का बात करते हैं, पसलियां। पसलियां टोटल 12 पेयर होती है, और स्टर्नम एक अकेला होता है, एक 24 और एक ये दोनों, इस दोनों को देख लेते हैं। रिब्स 12 24 या इसको 12 जोड़ी, 12 जोड़ी बोलते हैं, और स्टर्नम आपका एक होता है। इस टोटल को देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर। यहाँ पर अगर इसको हम बड़ा करें, इसको हम बड़ा करें, तो ये हड्डी दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, ऐसे करते करते आपका कितना होगा यहाँ पर, 12 होगा। ठीक है, और इधर साइड भी आपका 12 होगा, और टोटल आप जोड़ दीजिएगा तो इसको बोलिएगा 12 पेयर, 12 जोड़ी। क्या बोलिएगा इसको, 12 जोड़ी। इसलिए मैं फोटो बड़ा किया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फोटो से समझना आसान होता है, लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये आपका इधर भी 12, इधर भी 12, तो आपको कितना हो गया, 12 पेयर। 12 पेयर हो गया आपका हड्डी आपकी पसलियों में, पसलियों में इसमें 12 पेयर। और ये जो बीच में आपको रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पे, जो इधर साइड का 12 और इधर साइड का 12 को जोड़ता है, इधर 12 इधर 12। ठीक, बीच में एक जोड़ने वाला है, वो जोड़ने वाला हो जाएगा स्टर्नम उरोस्थी। क्या बोलते हैं उसको, उरोस्थी। तो यही आपका हो गया स्टर्नम उरोस्थी। ठीक, और चलिए आपका ये दोनों भी खत्म हो गया, रिब्स और ये। अब आते हैं इधर अपेंडिक्यूलर बोन्स, जो 126 होता है। अपेंडिकुलर बोन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, इधर वाला कंप्लीट, एक्सियल बोन हमारा कंप्लीट हो गया। अब अपेंडिकुलर बोन्स में आते हैं। ये आपका 126 होता है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 60 60 और 6। 60 होता है पैर का, हाथ का, 60 पैर का, और 6 जो है गिडल्स, गिडल्स यानी कि मेखलाएं। फोर लिम्ब यानी कि हाथ, फोर लिम्ब यानी कि हाथ। ऐसे इसमें FORE होना चाहिए था, FORE, फोर लिम्ब। ठीक है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा इसको, है ना। फोर लिम्ब, ये हो गया फोर लिम्ब यानी कि हाथ का हड्डी। हिंड लिम्ब यानी कि पैर का हड्डी। और ग्रिडल्स, ग्रिडल्स यानी कि मेखलाएं, पढ़े होंगे ना। ग्रिडल्स 2 प्रकार की होती है, अंश मेखलाएं और श्रेणी मेखलाएं। अंश मेखलाएं और श्रेणी मेखलाएं। अंश मेखलाएं होती हैं ऊपर, कमर के ऊपर वाला पार्ट, और श्रेणी मेखलाएं होती है कमर के पास। ठीक है, फोर लिम्ब हाथ का हड्डी 60 गो, हिंड लिम्ब पैर का हड्डी 60 गो, और ग्रिडल्स जो है आपका कमर के पास। मेखलाएं कमर और ऊपर 2 गो होता है। ग्रिडल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कंधे के पास, ठीक, पेक्टोरल, पेक्टोरल बोलते हैं, है, और एक कमर के पास पेल्विक। पेक्टोरल गिर्डल्स और पेल्विक गिर्डल्स। पेक्टोरल को बोलते हैं हम लोग अंश मेखलाएं, और पेल्विक को बोलते हैं श्रेणी मेखलाएं। ठीक, बाद में समझेंगे ये 6 को कैसे होता है। पहले हाथ का देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाथ का देखते हैं। चलिए आइए फिगर की तरफ जाते हैं। बिना फिगर का आप समझिएगा नहीं कि ये 60 हुआ कैसे, रट लीजिएगा है ना। समझना है तो पूरा समझना है। फिगर में आते हैं, ये हो गया हमारा हाथ, ये हो गया हमारा हाथ, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ। पैर का बाद में देखेंगे, तो पहले हाथ ही देखते हैं। ठीक, ये एक हाथ हो गया, और ये दूसरा हाथ हो गया। एक हाथ समझेंगे, दूसरा अपने आप समझ जाएंगे। हाथ में आपको टोटल जो होता है 5 चीज होता है, 1 2 3 4, और ये 5 चीज, 5 चीज होता है। सबसे पहला ह्यूमरस, ह्यूमरस को बोलते हैं भुजा। ह्यूमरस को क्या बोलते हैं, भुजा। तो टोटल भुजा कितना होगा, हम लोग 60 कंप्लीट करना है, 60। देखिए 60 कैसे होगा, 60 होगा, सबसे पहले ह्यूमरस भुजा में होगा 2 गो। ये आपका यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ होगा और एक दूसरे हाथ में होगा यहाँ। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। ह्यूमरस कितना हो गया, 2। ह्यूमरस हो गया 2, ह्यूमरस हो गया 2, पहला कंप्लीट। अब रेडियस अल्ना, ये दोनों अलग अलग हड्डी है। देखिए यहाँ हाथ के पास यहाँ पर 2 हड्डी होता है, कलाई के पास, है ना, 2 हड्डी होगा। इसमें से एक को क्या बोलेंगे, रेडियस। ये इधर साइड वाला को बोलेंगे रेडियस, और इधर साइड वाला को बोलेंगे अल्ना। यानी कि यहाँ 2 हड्डी, एक इधर है। एक साइड को बोलेंगे रेडियस और एक को बोलेंगे अल्ना। दोनों को मिला के बोलते हैं रेडियो अल्ना। क्या बोलते हैं, रेडियो अल्ना, रेडियो अल्ना। ठीक, तो ये टोटल, इसमें इस हाथ में 2, इस हाथ में 2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4। टोटल क्या हो गया, 4। तो ये हो गया हमारा रेडियस अल्ना 4 हो गया। रेडियस अल्ना कितना हो गया, 4 हो गया। ये भी एक चीज और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर यहाँ नब्ज पर जो हाथ जो रख के देखता है कि आपका सांस चल रहा है कि नहीं, हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी रेट वगैरह सब जो काउंट करता है वो, तो यहाँ पर हाथ रख के काउंट करता है, वो कौन सा नस को छूता है, तो रेडियल नर्व। किसको छूता है, रेडियल नर्व। रेडियल नर्व को छू के बताता है
कि आपका हार्ट बीट कितना है। ये दिमाग लगाइएगा यहाँ पे, ठीक है। यही बता, यही रेडियस वाला, रेडियो अल्ना में जो रेडियो वाला है उसको छूता है। तो जो आपका नस देखिएगा, एक तरफ आपका वो पंप नहीं करेगा, एक तरफ करेगा, जिधर करेगा ना वो रेडियस वाला जिधर ज्यादा करता है। जनरली लेफ्ट साइड में लेफ्ट तरफ और राइट साइड में राइट तरफ, लेफ्ट हाथ में लेफ्ट तरफ और राइट हाथ में राइट तरफ, वो होता है रेडियस, और इधर साइड वाला होता है अल्ना। ये हो गया लेफ्ट हाथ है तो लेफ्ट हाथ में लेफ्ट तरफ, तो इधर वाला हो गया आपका रेडियस, ठीक है। इधर वाला हो गया रेडियस, इधर वाला हो गया अल्ना। और देखिए ये दोनों हाथ में दो दो चार हो गया। अब कार्पेल का बात करते हैं। कार्पेल को बोलते हैं कलाई। कार्पेल को क्या बोलते हैं? कलाई। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो गोल किया हुआ ये है आपका कार्पेल। कार्पेल, इसमें आप छोटा 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 8 हड्डी होता है, ठीक। एक हाथ में 8, दूसरे हाथ में 8, तो टोटल जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा? 16। 16 टोटल जोड़ दीजिएगा तो 16। अब देखिए मेटाकार्पेल। मेटाकार्पेल को बोलते हैं हथेली। मेटाकार्पेल को क्या बोलते हैं? हथेली। अब ये कितना होता है? 10। कैसे होता है 10? देखिए ये जो रेड कलर वाला दिख रहा है आपको, ये 1 2 3 4 5 हथेली। एकदम हाथ का जो तलवा होता है ना, जैसे जैसे यहाँ पे ये आपका हाथ है, हाथ है और उंगली यहाँ से स्टार्ट होता है, उंगली यहीं से स्टार्ट होता है पांचों। तो ये जो हथेली है, जो पाम है, पाम, पाम जो बोलते हैं, जहाँ पसीना होता है, वो वाला पार्ट पे एक ही हड्डी होता है लंबा सा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या होगा? 5 हड्डी होगा। एक हाथ में 5, दूसरे हाथ में 5, तो टोटल हो गया आपका 10। 10 हड्डी हो गया, ठीक है। अब फैलेंजेज का बात करते हैं। फैलेंजेज का मतलब होता है उंगलियां, ठीक। फैलेंजेज का मतलब उंगलियां। आप देखिएगा ये आपका लिटिल फिंगर हो गया। लिटिल फिंगर, इसमें 3 होगा, 1 2 3। हाथ में अपना छू के देख सकते हैं, 3। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें 3, इसमें 3, और लास्ट अंगूठा उसमें 2 ही होता है। तो 3 3 6 3 9 3 12 2 15, ठीक है। कितना हो गया? अंगूठा में 2 होता है कि एक ही होता है? 1 2, 2 होता है, हाँ। 3 3 6 3 9, इसमें भी 3 3 12 तो 15। ये 28 कैसे हो गया भाई? 28, हाँ 28 होता है ये। 3 3 6 3 9 3 12 जो 14, सॉरी 12 2 15 कैसे कर देते? 14 ना हुआ। 3 3 6 3 9 3 12 2 14, ठीक है। तो एक हाथ में 14, दूसरे हाथ में 14, 14 14 हो गया 28। अब जब इसको जोड़िएगा तो 2 4 2 6, 16 6 22, 10 32 और 28 60, टोटल हो गया आपका 60। टोटल हो गया आपका 60। तो देखिए हाथ का हड्डी आपका 60 कैसे हुआ, ये आप याद रखिएगा, यही है आपका। एग्जाम में आपसे पूछे ना पूछे, नॉलेज यही है। स्केलेटल सिस्टम में आप पढ़ रहे हैं, कंकाल तंत्र, तो कहाँ पर कितनी हड्डियां हैं ये आपको पता होना जरूरी है। और अगर मैं ये क्लास पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, चलिए अब आते हैं। फोर लिम्ब का काम खत्म, हाथ का काम खत्म। अगला क्या है? पैर। हिंड लिम्ब यानी कि पैर के बारे में बात करते हैं। हिंड लिम्ब यानी कि पैर के बारे में बात करते हैं। चलिए पैर का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये नीचे, ये यहाँ से यहाँ तक आपका पैर वाला हड्डी है, हिंड लिम्ब यानी कि पैर, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका यहाँ पर होता है पहला, सबसे पहला नंबर पर होता है फीमर। हम बताए थे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? फीमर। फीमर हड्डी होता है 2। ये एक पैर में एक अकेला होगा, ठीक है, दूसरे पैर में एक होगा। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 2। टोटल कितना हो जाएगा? 2। टोटल हो गया 2। आगे ये जो बीच में एक देख रहे हैं आप, छू के देखिएगा ठेहुना के पास एक कप जैसा होगा, कप, कप शेप का होगा, कप जैसा। ऊपर में ये जो गोल वाला दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है गोल वाला, इस गोल वाला को बोलते हैं पटेला, ठीक है। पटेला, कप शेप का, ये होता है 2। एक पैर में एक कप, दूसरे पैर में एक कप, तो दोनों कप मिला देंगे तो 2 कप हो जाएगा, ठीक है। तो फीमर भी 2, पटेला भी 2। अब आते हैं फीबुला। फीबुला, पैर में भी नीचे 2 हड्डी होता है। पैर में भी नीचे 2, जैसे हाथ में होता है रेडियो अल्ना, रेडियस और अल्ना, हाथ में हमारा 2 हड्डी, पैर में भी नीचे वाला, नीचे तरफ 2 हड्डी होता है। एक को बोलते हैं टीबिया, एक को बोलते हैं फीबुला। एक को बोलते हैं टीबिया, दूसरे को बोलते हैं फीबुला। आपसे पूछ देता है एग्जाम में क्वेश्चन, टीबिया और फीबुला कहाँ की हड्डी है? तो ये पैर की हड्डी है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। तो एक एक 2, 2 हड्डी, 2 दूनी 4। तो फीबुला जो है, फीबुला
एक इस पैर में एक उस पैर में, तो टोटल दो हो गया। और टिबिया भी आपको एक पैर में एक दूसरे पैर में दो हो गया। टोटल दो और दो चार हो गया आपका। टिबिया और फिबुला दोनों चार हो गया। अब आते हैं टार्सेल मेटाटार्सेल। जैसे वहां पे था ना, वहां पे क्या था, कार्पेल मेटाकार्पेल, है ना, कार्पेल कलाई और ये हथेली। ठीक, कार्पेल मेटाकार्पेल। यहाँ पे क्या है, उल्टा, टार्सेल मेटाटार्सेल, यानी कि पैर का, टार्सेल मेटाटार्सेल। ठीक है। और ये आपका हो गया टखना, टार्सेल को बोलते हैं टखना। ठीक है। ये टोटल 14 होता है, टखना टोटल 14 होता है। एक पैर में 7, वहां 8 था ना, 8 दूनी 16। वहां पे क्या था, ये यहाँ पर ये टार्सेल कार्पेल था 8। ठीक। और वहां पर भी 8, 8 8 हो गया 16। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्सेल की जगह टार्सेल है, और वो 16 नहीं है, 7 और 7 है, 14 है। देखिए यहाँ पे 7 7 14, एक पैर में 7 वो होगा। यहाँ पर आपका 7 हड्डी है। अब मेटाटार्सल, फिर वही 10 जो उसमें था। मेटाकार्पल 10, यहाँ भी आपका 10। ये आपका रेड कलर वाला रेड कलर से दिखा देना चाहिए था यहाँ 5 गो, पांचों में 5 गो। तो वो पांच, एक पैर में 5, एक पैर में 5, टोटल जोड़िएगा 10। यानी कि तलवा का कितना हड्डी होता है, 10। मेटाटार्सल को तलवा बोलते हैं। ठीक है। और टार्सल को टखना। अब फेलेंजेज, उंगली का बात करें, उंगली वही, सब में 3 3 गो, अंगूठा में 2 गो, तो हो गया टोटल 14। एक पैर में 14, दूसरे पैर में 14, 28। यहाँ भी सेम है। तो पैर का भी हड्डी जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं गिरडल्स। अब क्या आता है, गिरडल्स। गिरडल्स का बात करते हैं। यहाँ देखिए, ये गिरडल्स मेखलाएं। तो एक हमारा लास्ट यही बचा, गिरडल्स मेखलाएं, जो कि हमारा 6 होता है। 6, देखते हैं इसको कैसे 6 होता है। गिरडल्स, यहाँ आ जाता है नीचे। हाँ ये देखिए यहाँ पे गिरडल्स। गिरडल्स आपका 6 होता है। कौन कौन होता है, इसको नीचे करके देख लेते हैं। पेक्टोरल गिरडल्स अंश मेखलाएं, और पेल्विक गिरडल्स श्रेणी मेखलाएं। इसको अंडरलाइन कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। पेक्टोरल गिरडल्स और पेल्विक गिरडल्स अंश मेखलाएं, श्रेणी मेखलाएं। तो यहाँ पर आ जाते हैं आप फोटो में। ये है आपका पेक्टोरल गिरडल्स। ये देखिए, नाम भी पढ़ सकते हैं, पेक्टोरल गिरडल्स। इसमें दो पार्ट में डिवाइड है, स्कैप्यूला और क्लेविकल। स्कैपुला और क्लेविकल, देखिए यहाँ पर भी हम दिखाए हुए हैं आपको, स्कैपुला और क्लेविकल। यह कंधे के पास पाई जाती है। ये आपको ये दोनों जो है, यानी कि पेक्टोरल गिडल्स, ये कहाँ पाई जाएगी, कंधे के पास, कंधे के पास पाई जाएगी। ठीक है, ये आपको दिमाग में आ गया, कंधे के पास पाई जाएगी। और ये जो आपको बड़ा वाला दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ, जिसको हम बोलते हैं टीवी, बचपन में बोलते थे टीवी का, टीवी जैसा शेप पीछे बना लेता है, वो टीवी वाला शेप। वो एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये होता है आपका स्कैपुला। स्कैपुला, जो स्कैपुला हो गया 2। और ऊपर में देखते होंगे ब्यूटी बोन्स, जिसको बोलते हैं ब्यूटी बोन्स, है ना, बोलते हैं ये मेरा ब्यूटी बोन्स दिख रहा है, वो एक इधर एक इधर, यानी कि दो दो। तो ये क्लेविकल, क्लेविकल बोलते हैं उसको, क्लेविकल नाम, उसका साइंटिफिक नाम याद रख लीजिएगा, उसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल। और ये जो पीछे टीवी जैसा दिखता है, जो योगा करता था पीछे पीठ ऐसे करने पे वो दोनों टीवी जैसा निकला हुआ दिखता है ना पीछे पीठ पे, वो होता है स्कैपुला। तो स्कैपुला और क्लेविकल 2, और ये 2, और टोटल जोड़िएगा तो 4। तो गिडल्स जो 6 होता है, उसमें से पेक्टोरल गिडल्स होता है 4। पेक्टोरल गिडल्स कितना, अंश मेखलाएं कितना होता है, 4। और श्रेणी मेखलाएं होता है 2। ठीक है, श्रेणी मेखलाएं होता है 2। और ये कमर के पास पाया जाता है। ये देखिए आपका, ये है आपका श्रेणी मेखलाएं। यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक हड्डी हुआ, एक हड्डी हुआ, एक हड्डी हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक। और फिर इधर साइड, इधर साइड आप देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी हुआ। ये टोटल कितना हुआ, एक इधर और एक इधर, टोटल 2 हुआ। कमर के पास 2 हड्डी पाया जाता है। ठीक। तो ये जो आपका दिखा रहा है, ये हिप बोन्स है, पेल्विक बोन्स। ठीक है, इसको पेल्विक गिर्डल्स बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन, ये जो दिख रहा है येलो कलर का, इसको बोलते हैं सैक्रम, सैक्रम। और इसको नीचे वाला जो ये है कोकिक्स। तो ये दोनों आप शायद भूल गए हैं, मैं बता देता हूँ, रीढ़ का हड्डी। फिर से रीढ़ का हड्डी में आते हैं, ये देखिए, ये रीढ़ का हड्डी में आते हैं। ये नीचे में है ना आपका सैक्रल और कोकिक्सियल। ये सैक्रल जो यहाँ पर, ये और कोकिजियल, यही दोनों है नीचे वाला वहां पर। देखिए यहाँ जब आप नीचे में आइएगा, देखिए सैक्रम है, सैक्रम, इसी को सैक्रम को सैक्रल बोल देते हैं, और कोकिक्स को बोलते हैं कोकिक्सियल, कोकिक्सियल। ठीक है, तो ये नीचे में जो हम लोग पढ़े थे ना, S5 और C5, C4, S5 और C4 फॉर्मूला में देखिए आप, S5 C4 है ना, 5 हड्डी 4 हड्डी।
तो ये हड्डी बाद में कम हो जाता है ये दोनों। ये बेबी के लिए 5 और 4 है, बच्चा लोग में 5 और 4 हड्डी होता है। तो C7T12L5S5C4 फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं रीढ़ का हड्डी। और ये रीढ़ का हड्डी कहाँ से स्टार्ट होता है? ये ब्रेन जो है ना, स्कल, स्कल के जस्ट ये जो यहाँ पर हायोइड है, हायोइड के जस्ट नीचे से स्टार्ट होता है। हायोइड के नीचे से स्टार्ट होता है ये रीढ़ का हड्डी, और स्टार्ट होते हुए नीचे यहाँ पर, और यहाँ आपका मूड़ी से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कमर आ गया, कमर आ गया यहाँ पे, कमर। ठीक, और कमर के पास हो गया ये आपका श्रेणी मेखला। श्रेणी मेखला 2 हो गया, अंश मेखला 4, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6। आपका ग्रिडल्स भी यहाँ पे खत्म हो गया, ग्रिडल्स भी यहाँ पे खत्म हो गया। देखिए हम सारा आपका करवा दिए हैं, सारा करवा दिए हैं। उसी चीज को लिखा है, 4 लिम्ब 60 हुआ, कैसे कैसे हम फिगर में बता दिए। उमरेस आपका 2, रेडियोल्ना दोनों हाथ में 2 2 4, कार्पेल आपका 16, 8 8 8 प्लस 8, मेटाकार्पेल 5 प्लस 5, फेलेंजेस 14 प्लस 14। उसी तरह आपका यहाँ पर है हाइयोइड बता ही दिए हैं, नोज, ईयर बोन्स बता ही दिए हैं। क्रेनियम के अंदर पाया जाने वाला बोन्स, ये भी हम आपको बता ही दिए क्रेनियम में, यहाँ पे कपाल में बोन्स सारा बता ही दिए हैं। कोई दिक्कत का बात नहीं है, सारा चीज कंप्लीट हो चुका। अब आते हैं अगला टॉपिक जो है हमारा, वो है बोन ज्वाइंट। बोन ज्वाइंट के बारे में, हड्डी जहाँ जुड़ता है उसको। तो ये देखिए आपका, ये जो आपका रेड कलर में दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, फिगर समझिए पहले, ये ऐसे से दिख रहा है ये शेप का, ये है एक बोन, पहला बोन, बोन 1, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर एक दूसरा बोन है, यहाँ पर एक दूसरा बोन है, इसको बोलते हैं बोन 2, इसको बोलते हैं बोन 2। ये दोनों बोन को ये जोड़ रहा है, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये जोड़ रहा है, और यहाँ पर ये जोड़ रहा है। ये दोनों जो जोड़ रहा है इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है। यानी कि बोन और बोन को जोड़ने वाला क्या है? लिगामेंट। बोन और बोन को क्या जोड़ता है? लिगामेंट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये अगर आपसे पूछे बोन से मसल को कौन जोड़ता है, तो बोन से मसल को जोड़ेगा टेंडन, वो बाद में पढ़ेंगे। लिगामेंट और टेंडन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये आपका हो गया एक बोन, ये आपका हो गया दो बोन। और बोन के आगे में जो ये दिख रहा है आपको ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। ये वर्क करता है एज शॉक एब्जॉर्बर, सॉरी, ये वर्क करता है एज शॉक एब्जॉर्बर, और ये हमेशा बोन ज्वाइंट पे ही मिलेगा। कार्टिलेज कहाँ है? हमेशा बोन ज्वाइंट पे मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर में एक लिक्विड भरा होता है, लिक्विड, ठीक, जिसको बोलते हैं सेनोवियल फ्लूइड, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? सेनोवियल फ्लूइड। सेनोवियल फ्लूइड ये फ्रिक्शन को कम करता है। ये सेनोवियल फ्लूइड का काम ही क्या है? फ्रिक्शन को कम करना। जब आप मान लीजिए चलते हैं, दिन भर में इतना चलते हैं, चलिएगा तो आपका हड्डी घिस जाएगा। हड्डी तो आपके शरीर में एक ही है, हड्डी को घिसने से बचाता कौन है? ये हमारा कार्टिलेज और सेनोवियल फ्लूइड। सेनोवियल फ्लूइड ही मेन है जो फ्रिक्शन कम करता है, ठीक। और ये बाहर में जो ये मेम्ब्रेन है, ये बाहर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेनोवियल मेम्ब्रेन। यह बोन ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करता है। सेनोवियल मेम्ब्रेन बोन ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये ना हो तो मान लीजिए सेनोवियल फ्लूइड ही कम हो गया, तो आपका क्या होगा? फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो आपका हड्डी के ऊपर हड्डी टकराने लगेगा, जिससे हड्डी घिस जाएगा। घिसने से आपका जोड़ों में दर्द, बहुत सारा आपका आर्थराइटिस वगैरह भी हो जाता है ना। तो वो आपका इसी का रीजन है। तो ये आप समझ गए, लिगामेंट क्या है? बोन से बोन को कनेक्ट करता है। सेनोवियल फ्लूइड डिक्रीजेज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करता है। और कार्टिलेज क्या है? ये जो ऐसा ऐसा शेप दिख रहा है, इस ये शेप क्या करता है? ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जैसे गाड़ी में होता है ना, बाइक में शॉक एब्जॉर्बर, ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ट्रेन में भी होता है, ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है। अचानक से आप मान लीजिए छत से कूद गए, भाई सीधा हड्डी टूट ना जाए, इसलिए वो शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए दिया है आपका कार्टिलेज। लेकिन जब आप बहुत ऊपर से कूद जाइएगा, तो आपका कार्टिलेज भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको भी ब्रेक कर देगा। ये दोनों जब पूरा आपस में टकरा जाएगा, कहाँ से बचाएगा? टूट जाएगा हड्डी। आ गया देखिए, टाइप्स ऑफ बोन ज्वाइंट। बोन ज्वाइंट कितने तरह का होता है? तो 3 तरह का होता है, ठीक। पहला परफेक्ट या सेनोवियल ज्वाइंट, पहला क्या बोलते हैं? परफेक्ट या सेनोवियल ज्वाइंट। दूसरा को बोलते हैं कार्टिलेजियस या इम्परफेक्ट ज्वाइंट। और तीसरा को बोलते हैं फाइब्रस या इमूवेबल ज्वाइंट, ठीक। फाइब्रस या इमूवेबल ज्वाइंट, इस तीनों को आपको यहाँ समझते हैं। पहला परफेक्ट या सेनोवियल ज्वाइंट, ठीक है। यहाँ पर सेनोवियल फ्लूइड पाया जाएगा। एक चीज समझ लीजिए, जो पहला वाला है परफेक्ट या सेनोवियल ज्वाइंट, इसका नाम सेनोवियल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सेनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। यानी कि ये
जो है एक फ्रिक्शन को रोकने के लिए काम करेगा। तो जहां जहां फ्रिक्शन को रोकने का काम पड़ेगा, जैसे हाथ में पड़ेगा, पैर में पड़ेगा, क्योंकि हाथ से लोग डिप्स मारते हैं, पुशअप करते हैं, तो अगर वहां पर सेनेवियल फ्लूइड नहीं होगा तो वो फ्रिक्शन कम कैसे करेगा। छत से कूद जाते हैं, हम लोग को बहुत जगह से कूदना सिखाया जाता है। तो अगर सेनेवियल फ्लूइड ना हो तो हमारा पैर जो है डैमेज हो सकता है, हाथ डैमेज हो सकता है, बॉडी पार्ट्स डैमेज हो सकता है। और ये कार्टिलेजियस जॉइंट या इम्परफेक्ट जॉइंट या फाइब्रस, इस दोनों में सेनोवियल फ्लूइड नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सेनोवियल फ्लूइड पाया जाता है तथा यह वहीं पाया जाता है जहाँ मूवमेंट की जरूरत होती है, जहाँ पर मूवमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, ये टोटल 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। इस पांचों पार्ट को देख लेते हैं। पहला है बॉल सॉकेट जॉइंट। बॉल सॉकेट जॉइंट, बॉल सॉकेट जॉइंट ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जैसे कि आपका शोल्डर, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। आपसे देखिए, मैं जब एसएससी का एग्जाम दे रहा था तो एक क्वेश्चन मेरा पूछा था कि एल्बो जॉइंट किस तरह का जॉइंट होता है। तो भाई अभी तक तो हम लोग एल्बो जॉइंट पढ़े नहीं है, हम लोग तो शोल्डर और हिप ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शोल्डर और हिप में आपका होता है बॉल सॉकेट जॉइंट, बॉल सॉकेट जॉइंट। और यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में होता है आपका हिंज जॉइंट। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है और ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, समझिए। तो ये एक एक चीज में आपका एक नंबर बनेगा, तो इसको याद कर लिए। बॉल सॉकेट जॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, एक बॉल होगा और यहाँ ऊपर से ऐसे होगा। तो ये आप गाड़ी का स्टीयरिंग समझिए ना, गाड़ी का स्टीयरिंग आप ऐसा है जो लेफ्ट भी घुमा रहे हैं, ऊपर भी ले जा रहे हैं, पीछे भी ले जा रहे हैं। एक बॉल है उससे कनेक्टेड है, उसको आप लेफ्ट भी ले रहे हैं, उधर भी ले जा रहे हैं, इधर भी ले जा रहे हैं, इधर भी ले जा रहे हैं, इधर भी ले जा रहे हैं, हर डायरेक्शन में घुमा दे रहे हैं। तो वो हो गया क्या, शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट को देखिएगा आप, लेफ्ट भी घुमा रहे हैं, इधर भी घुमा रहे हैं, आगे भी ले जा रहे हैं, पीछे भी ले जा रहे हैं। और हिप जॉइंट, हिप जॉइंट भी आपका बॉल सॉकेट जॉइंट में ही आता है, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करे, जैसे कि नी जॉइंट, घुटना का जॉइंट, एल्बो जॉइंट और फेलेंजेस जॉइंट, उंगली का जॉइंट। ये तीनों जॉइंट जो क्या हो, ये एल्बो हो गया मतलब आपका कि केहुनी, नी मतलब हो गया घुटना, और फेलेंजेस मतलब उंगली। इस तीनों का जॉइंट को क्या बोल देंगे हम लोग, हिंज जॉइंट। अगला आता है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट का मतलब होता है जैसे पंखा, जैसे पंखा है, मान लीजिए पंखा है, पंखा में आपको एक ऊपर से लटका हुआ है, उसका एक मिडिल पॉइंट ऐसे 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 गोल, उसी से घूम रहा है। तो पाइवोट, पाइवोट मतलब क्या हो, एक जगह पे फिक्स होके चारों तरफ घूमेगा। तो हम बताए थे वो एक ही होता है नेक मूवमेंट। गर्दन देखिए एक जगह फिक्स है, लेकिन ये चारों ओर घूम रहा है। उल्लू वगैरह को देख लीजिए, बाज को देख लीजिए, गर्दन फिक्स रहता है, घूमता है। तो नेक मूवमेंट जो है वो पाइवोट जॉइंट में आएगा। पाइवोट से आप याद रखिए पंखा, पंखा, पंखा एक जगह फिक्स रहता है और यहाँ पे गोल लगा हुआ है और ये चारों तरफ इसका छतरी घूम रहा है, ये चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन पंखा का बीच वाला तो एक ही जगह फिक्स है, तो उसको पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। आगे सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट भी बहुत फेमस है। ये मेटाकार्पेल और फेलेंजेस के बीच में पाया जाता है, और कार्पेल और मेटाकार्पेल के बीच में पाया जाता है। ये याद रखिए, कार्पेल, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। ठीक, अब हम फिगर में समझाते हैं। फिगर में यहाँ देखिए, ये यहाँ हो गया कार्पेल और मेटाकार्पल, यहाँ इस दोनों के बीच में यहाँ पर ये जॉइंट जो है, ये जॉइंट, ये आपका हाथ ऊपर नीचे एक जगह, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब जगह होगा। ये कार्पेल और मेटाकार्पेल, मेटाकार्पेल के बीच में होगा ये। उसी तरह इसके और इसके बीच में भी आपका हो जाएगा वही जॉइंट, सैडल पॉइंट, सैडल जॉइंट। सेम पैर वाला में भी होगा, पैर में भी टार्सेल और मेटाटार्सेल के बीच में, और मेटाटार्सेल और फेलेंजेस के बीच में। ठीक, तो कार्पेल, मेटाकार्पेल, मेटाकार्पेल और फेलेंजेस, फिर उसी तरह टार्सेल, मेटाटार्सेल, फिर मेटाटार्सेल और फेलेंजेस के बीच में, यही जॉइंट होगा सैडल जॉइंट। आगे ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है ये रेडियस अल्ना और कार्पेल के बीच में पाया जाता है, रेडियस अल्ना और कार्पेल के बीच में। फिगर में देखते हैं, यहाँ आपका रेडियस अल्ना, ये रेडियस, ये अल्ना, और इसके और इसके बीच में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसके और कार्पेल के बीच में क्या हो जाएगा आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। अगला देखिए, ये इम्परफेक्ट जॉइंट देख लेते हैं, इसमें सेनोवियल फ्लूइड नहीं पाया जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपका यही 5 गो होता है, यही 5 गो से आपका एग्जाम्पल पूछ देगा रेडियस अल्ना और कार्पेल के बीच में कैसा जॉइंट है, ग्लाइडिंग पॉइंट। लेकिन इस दोनों से भी कम पूछता है, ज्यादा पूछता है यही 3 गो से, फर्स्ट थ्री वाला, फर्स्ट थ्री, फर्स्ट थ्री आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे फाइब्रस या इमूवेबल जॉइंट।
इमूवेबल जॉइंट का एक ही एग्जांपल है स्कल, खोपड़ी। खोपड़ी मूव नहीं करता है, कभी नहीं, देखिएगा खोपड़ी कभी इसमें कितना 29 गो ये होता है ना बोन, पढ़िएगा ऊपर पढ़े हैं, 29 बोन होता है इसमें, और इसमें भी आपका सेनोवियल फ्लूइड नहीं पाया जाता है, ठीक। और ये खोपड़ी जो है एक दूसरे से कैसे जुड़ा होता है, C1 सैचुरस यानी कि C1 के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको अलग कलर से हम कर देते हैं, सैचुरस या C1 के द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। यानी कि जितना भी आपका स्कल है, स्कल यानी कि जिसमें फाइब्रस जॉइंट है या इमूवेबल जॉइंट है, उसमें सैनोवियल फ्लूइड नहीं होता है, वो एक दूसरे से सैचुरस या C1 बोलते हैं, ठीक है, C1 के द्वारा जुड़ा रहता है, C1 के द्वारा, ठीक है। अब बोन का कंपोजिशन देख लेते हैं, बोन में क्या क्या पाया जाता है। बोन में आपका 1 2 3 4 चीज पाया जाएगा। सबसे पहला चीज है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक में क्या है आपका, कैल्शियम और फास्फोरस। जानते थे हड्डी और दांत दो चीज बनाने के लिए आपका कैल्शियम और फास्फोरस का बहुत जरूरत होता है। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, इसका नाम याद रख लीजिएगा, हड्डी का जो फॉर्मूला है और दांत का फॉर्मूला है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम भी होगा, फास्फोरस भी होगा। यह बोन निर्माण में मदद करते हैं, बोन को मजबूती प्रदान करते हैं। कौन, कैल्शियम और फास्फोरस। पहला नंबर खत्म हो गया। दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो चीज होगा, कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन और इलास्टिन, तो ये बोन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। बोन को क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन प्रदान करते हैं। लचीलापन होना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए लचीलापन नहीं होगा तो हड्डी टूट जाएगी। एक रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस, इस रोग को बोलते हैं साइलेंट किलर डिजीज, ठीक है। साइलेंट किलर डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका हड्डी खोखला हो जाएगा, है ना। बोन मास डेंसिटी है ना, बोन मास डेंसिटी जो है वो चेक किया जाता है। तो बोन मास डेंसिटी से पता चलता है कि हड्डी खोखली हो गई है, और उससे हमको ऑस्टियोपोरोसिस का पता चलता है। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा बीमारी है कि आपका हड्डी अंदर अंदर कमजोर होता रहेगा, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपका हड्डी कमजोर हो रहा है, और अचानक से आपका कभी छोटा सा भी चोट लगेगा, हड्डी इतना खोखला हो चुका है अंदर से कि वो एक झटके में टूट जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा, है ना। आपको कहीं भी चोट लगेगा, छोटा सा भी चोट लगेगा तो आपको हड्डी टूट जाएगा। जब हड्डी टूटेगा तब आपको पता चलेगा कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस था, उससे पहले आपको पता नहीं चलता। इसलिए इसको साइलेंट किलर डिजीज बोलते हैं, है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको किल कर रहा है, अंदर से मार रहा है ना। आप जब आप जांच करवाते हैं तो डॉक्टर जो है शरीर में कैल्शियम की मात्रा चेक करता है हड्डी में, और हड्डी में उसको कैल्शियम की मात्रा लंबे टर्म से, बहुत लंबे समय से कम मिल रहा है, इसलिए आपको ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, ये भी याद रखिएगा, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस डे, ठीक है। और आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, छोड़िए, इसमें जितना ज़्यादा जाइएगा उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखिए, कोलेजन और इलास्टिन जो है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये बोन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। कनेक्टिंग टिश्यू की बात करें तो दो कनेक्टिंग टिश्यू है, लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट में याद रखिएगा BLB, बल्ब, बल्ब ट्रिक ये याद रखिएगा, बल्ब, BLB बल्ब, यानी कि बोन से बोन को एल मतलब लिगामेंट जोड़ेगा, यानी कि लिगामेंट BLB बल्ब। और ये येलो कलर का होता है यार, ये क्या, लिगामेंट जो है वो येलो कलर का होता है। और टेंडन जो है वो बोन से मसल को जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा, बोन से मसल को जोड़ेगा, यानी कि हड्डी और मांस के बीच में अगर कहीं जोड़ है तो वो टेंडन की वजह से है। हड्डी और मांस जुड़ा हुआ था, देखते हैं कि आप मुर्गा का जो मांस निकालते हैं बाहर हड्डी से, तो मांस हड्डी में चिपका हुआ रहता है ना। क्यों चिपका हुआ रहता है, इस टेंडन की वजह से। और दो हड्डी एक दूसरे से चिपका रहेगा लिगामेंट की वजह से, है ना। देखिएगा किसी का, मान लीजिए कि कोई रनिंग वगैरह करता है, उसका पैर में बहुत भयानक इंजरी हो जाता है, उसका लिगामेंट उखड़ जाता है, यानी कि हड्डी जो है, दो हड्डी जो जुड़ा हुआ था, एक लिगामेंट उखड़ जाने की वजह से। और लिगामेंट उखड़ने पे आपको हड्डी टूटने से भी ज़्यादा दर्द होगा, बहुत भयानक दर्द होता है, पेनफुल होता है, और लंबा टाइम तक वो ठीक नहीं होता। हड्डी तो जुड़ भी जाएगा आप 1 2 महीना में, लेकिन लिगामेंट बहुत लेट से जुड़ता है, ठीक है। और ये लिगामेंट येलो कलर का होगा और टेंडन व्हाइट कलर का होगा। एक चीज और आपको याद रखना है, ये लिगामेंट जो है, ये लिगामेंट वो बनेगा किससे, कोलाजन से, और टेंडन किससे बनेगा, इलास्टिन से। फिर से समझ लीजिए, एलसी, एलसी याद रखिए, एलसी गेट होता है ना, लेवल क्रॉसिंग गेट, जो रेलवे का फाटक होता है उसको एलसी गेट बोलते हैं। एलसी का मतलब हो गया लिगामेंट कोलेजन से बनेगा। बहुत कोई कंफ्यूज करके ऑप्शन मार देगा, लिगामेंट बनेगा इलास्टिन से, नहीं, गलत हो जाएगा। लिगामेंट बनेगा हमारा कोलेजन से, एलसी, एलसी से याद रखिए,
लिगामेंट बनेगा कोलेजन से, और टेंडन जो है वो बनेगा इलास्टिन से। तो टेंडन में देखिए टी के बाद क्या आ रहा है, ई। टेंडन में टी के बाद क्या है, TENDON। इसमें खाली पहला दो अक्षर चुनिए, टी और ई, यानी कि टेंडन और ई से इलास्टिन। तो टेंडन बनेगा इलास्टिन से। तो ये भी आपको ट्रिक है, ठीक है। और कोलेजन का कलर होता है वाइट येलो, और इलास्टिन का कलर होता है वाइट, इसीलिए लिगामेंट का कलर येलो और टेंडन का कलर वाइट होता है। क्यों? क्योंकि कोलेजन की कलर के कारण। एक चीज और, कोलेजन और इलास्टिन के निर्माण में आपका विटामिन सी मदद करता है, ठीक है, विटामिन सी। इसीलिए आप देखिएगा कि जिसको भी हड्डी मजबूत करना हो वो कैल्शियम और फास्फोरस तो खाएगा ही खाएगा, वो कोलेजन और इलास्टिन भी खाएगा, क्योंकि कोलेजन और इलास्टिन विटामिन सी जो है इसको इसको बनाने में निर्माण करता है, और ये जब बनेगा तो लिगामेंट और टेंडन ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। ठीक, आगे अब इसको थोड़ा लिगामेंट और टेंडन को समझते हैं। जो अभी समझे हैं वही चीज लिखा लिखा रहेगा। लिगामेंट ये कनेक्ट करता है बोन से बोन को। ट्रिक क्या है, बल्ब, BLB बल्ब, बोन, बोन लिगामेंट। टेंडन, टेंडन बोन से मसल को जोड़ेगा, बोन से मसल को जोड़ेगा। और ये जो लिगामेंट है ये बनता है कोलाजन से, हम पहले ही बता चुके हैं। एल सी गेट है ना, लेवल क्रॉसिंग गेट, ये रेलवे में होता है। तो एल से हो गया लिगामेंट, सी से हो गया आपका कोलाजन, यानी कि लिगामेंट बनेगा कोलाजन से। और टेंडन में पहला दो अक्षर चुनना है, टी और ई। टी से टेंडन, ई से इलास्टिन, तो टेंडन बनेगा इलास्टिन से। ठीक, और लिगामेंट ये येलो कलर का होता है, टेंडन व्हाइट कलर का होता है। लिगामेंट येलो कलर का होता है और टेंडन व्हाइट कलर का होता है। ठीक, आगे। और कोलेजन और इलास्टिन के निर्माण में विटामिन सी मदद करता है, ये पहले बता चुके थे, वो फिर से रिवीजन हो गया। आगे बढ़ते हैं। मांसपेशी में एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और यही जो है आपको मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, एक्टिन और मायोसिन, याद रखिएगा। आगे अब आर्थराइटिस के बारे में देख लेते हैं। आर्थराइटिस को बोलते हैं गठिया, बोन ज्वाइंट में पेन होना। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि तीन तरह का देख लेते हैं आर्थराइटिस। एक और चौथा आर्थराइटिस होता है, उसको बोलते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस, और जिसमें जिसमें कि पहला और चौथा AID है, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज है पहला और चौथा। बताएंगे ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। रियोमेटिक आर्थराइटिस क्या होता है, इसमें सेनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है और सेनोवियल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है। ये स्वेलिंग आती क्यों है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है इसमें होता क्या है कि आपका बॉडी जो है अ, आपके ही सेल को मारने लगता है। ठीक है, मतलब कि जैसे हमारा बॉडी है वो आपके ही बॉडी के किसी पार्ट को इनेमी समझ लेगा और उसको मारने लगेगा। ये आपका जो है क्या करता है, कार्टिलेज को डैमेज करने लगता है। आप ही का सेल उसको इनेमी समझ लेता है और इनेमी समझ के उस पर डैमेज करने लगता है ना। इसके कारण क्या होता है, वो डैमेज होने के कारण वो घिसता चलता है। कार्टिलेज, कार्टिलेज जो है एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है। तो ये जो आर्थराइटिस होता है इसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। अगला आता है गॉट आर्थराइटिस। गॉट, गॉट जो भारत में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, गॉट आर्थराइटिस। और ये क्यों होता है, बोन ज्वाइंट में यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण। बोन ज्वाइंट में, येलो कलर से दिखाते हैं, बोन ज्वाइंट में यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से। इंडिया में सबसे ज्यादा यही होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाने से। उसके बाद अगला क्या है, ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये अक्सर ओल्ड एज में होता है, बुढ़ापा में। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्टिलेज डेटोरिएट या क्षय होना शुरू हो जाता है। कार्टिलेज जो है अपने आप खराब होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए देखिएगा बूढ़ा लोग को लाठी का सहारा सहारा पड़ता है चलने के लिए। सोराइटिक आर्थराइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस में क्या होता है, सबसे पहले सोराइसिस समझिए क्या होता है। सोराइसिस जो है वो एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, उसमें शरीर जो है अपने ही सेल्स को डैमेज करने लगता है, जैसे कि इसमें पढ़े थे ऊपर वाले में, है ना। इसमें क्या होता है, शरीर जो अपने ही सेल को मारने लगेगा और वो एक पपड़ी बन जाएगा, अब पपड़ी बन के निकल जाएगा नीचे। ठीक है, जैसे ही वो पपड़ी बन के नीचे निकलेगा आपका फिर से वो सेल तुरंत डेवलप हो जाएगा, है ना। और जनरली सेल आपका 28 दिन लगता है, 20 से 30 दिन लगता है सेल को बनने में। और सोराइसिस में क्या होगा, 4 दिन में ही बन जाएगा सेल आपका, बहुत तेजी में वो डेवलप करने लगता है।
और जब वही सोराइसिस आपके हाथ में आ जाता है तो वो आपका आर्थराइटिस का रूप ले लेता है। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है स्काल्प में, माथे में, और फिर ये पूरे बॉडी में फैल जाता है। ठीक है। और इसके इसके कारण क्या होता है, जब वो आपके अंगूठे में चला जाता है, हाथ के या किसी जोड़ पे, या पैर का जॉइंट हो गया घुटना, या हाथ का जॉइंट हो गया एल्बो, या आपका नी, एंकल, तो इस जॉइंट पे वो क्या करता है, एक आर्थराइटिस क्रिएट कर देता है ना। जो पपड़ी आपका झड़ रहा था, है ना, वो अब आपका आर्थराइटिस का रूप ले लिया। और ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये एक गट हेल्थ से रिलेटेड इशू है। इसमें आपको अच्छा खान पान रूटीन अच्छा करना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं है, याद रखिएगा। ऑटो इम्यून डिजीज का कोई इलाज नहीं है, याद रखिएगा। ऑटो इम्यून डिजीज में आपका कौन कौन आता है, सोराइसिस हो गया, एक्जेमा, एक्जेमा हो गया, और रूमेटाइड आर्थराइटिस। ठीक है, ये सब भी आपका आ जाता है ऑटो इम्यून डिजीज में। तो ठीक है, तो आज हमने जो हड्डी का टॉपिक पढ़ाया था, तो मेरे हिसाब से मैंने पूरा पढ़ा दिया है। और आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जो भी कमी होगा उसको अगले वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। और आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई आपको फोर्स नहीं है सब्सक्राइब करने का। मेरा एक ही मोटो है, आपको नॉलेज देना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, हल्का सा भी अगर आपको मतलब कुछ जानकारी नहीं मिली जो आपको पहले से नहीं थी, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। बस इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। धन्यवाद। और सभी को आने वाली दीपावली की शुभकामनाएं। आ रही है, अच्छे से तैयारी कीजिए। जनरली आदमी क्या करते हैं कि पर्व का त्योहार जब आता है ना, पर्व का समय, त्योहार का समय, तो पढ़ाई ढीली हो जाती है ना। जैसे कि आपका दुर्गा पूजा आया, आपका 10 दिन खा जाएगा। दिवाली आएगा तो 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन खा जाएगा। छठ आएगा वो 6 दिन खा जाएगा। तो आपको त्योहार मनाना है हंसी खुशी के साथ, लेकिन पढ़ाई भी डेली 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यू रखना है। जीतेगा वही जो कछुआ के चाल में चलेगा, खरगोश की चाल में नहीं। 2 दिन पढ़ा, 10 दिन सो गया, है ना। आप सोचते हैं कि पढ़ेंगे ना, एग्जाम है, बहुत दिन है, पढ़ेंगे ना। आप सोचते रह जाइएगा, वो कल कभी नहीं आएगा, सीधा आपका एग्जाम आ जाएगा। इसीलिए आप अपना दिमाग बैठाइए। आपको जो पढ़ाई करना है वो फोकस करना है अच्छे से। और त्योहार वगैरह के चक्कर में मत रहिए। आपको बधाई है, आपको दिवाली छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं आने आने वाली है, लेकिन अपना पढ़ाई वेस्ट मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। चलिए ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, धन्यवाद। जो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।